10 साल का हु युआनजिया मार्शल आर्ट्स के जाने माने गुरु एंडी का बेटा है। एंडी उसे कभी भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेने देते थे, उसके अस्थमा की वजह से। फिर भी ह्यू देख देख कर ही सही थोड़ा बहुत कुंफू समझने लगा था। ह्यू का इकलौता दोस्त जिनसुन एक पढ़ाकू बच्चा था जो ह्यू को होमवर्क में मदद करता ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ह्यू के पिता एंडी को टाउन के सबसे बेस्ट कुंफू मास्टर जाओ ने चैलेंज किया। ह्यू इस मुकाबले को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसे पूरा विश्वास था कि ये जीत उसके पिता के खेमे में ही जाएगी। मुकाबले में एंडी जाओ से आगे चल रहे थे। वे जाओ पर एक खतरनाक वार करने वाले थे, पर अपने आदर्शों के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया। बदले में जाओ ने गलत तरीके से मुकाबले को जीत लिया। अपने पिता को हारता देखकर ह्यू का दिल टूट गया। जाओ का बेटा ह्यू को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। ह्यू ने कॉन्फिडेंटली उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर वो जाओ के बेटे के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इस शर्मनाक हार के बाद ह्यू ने कसम खाई कि वो तिनजियान का सबसे बेहतरीन कुंफू मास्टर बनेगा और अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस पाएगा। जिनसुन और ह्यू ने अपने पिता की लाइब्रेरी से मार्शल आर्ट्स की किताब चुरा ली। इसके बाद उसने किताब में से सीख सीख कर दिन रात प्रैक्टिस की, वो भी बिना आराम करे। जब ह्यू को लगा कि अब वो पूरी तरह से तैयार है तो उसने जाओ के बेटे को फाइट के लिए चैलेंज किया। जाओ ने कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बार वो ट्रेंड ह्यू के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। कुछ सालों बाद ह्यू मार्शल आर्ट्स में और भी बेहतर हो गया। उसके पिता को गुजरे हुए एक अरसा बीत चुका था और उसकी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार के नाम पर उसके पास एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। जाओ के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद से ही वो कभी नहीं हारा। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसके विरोधियों में से कोई भी इतना अच्छा नहीं था कि उसे मात दे सके। ह्यू ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इस सफर में उसके अंदर घमंड पैदा हो गया और वो धीरे धीरे अपने पिता के सिद्धांतों को भूलने लगा। वो हर समय शराब में डूबा रहने लगा और उसके शिष्य भी उसी की तरह प्रैक्टिस से ज्यादा मौज मस्ती पर ध्यान देने लगे। कभी कभी तो ह्यू इतनी पी लेता था कि वो वापस अपने घर अपनी बेटी के पास जाना ही भूल जाता। उसने अपने परिवार का सारा पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया था और अब उस पर भारी कर्जा हो चुका था, लेकिन उसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। एक शाम वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिनसुन के पास जाता है। जिनसुन जो कि अब एक बड़ा कारोबारी बन गया था और एक फेमस रेस्टोरेंट का मालिक भी। हमेशा की तरह ह्यू ने आधी रात तक शराब पी और अपने फॉलोअर्स को फ्री का खाना भी खिलाया। जिनसुन का अकाउंटेंट उसे याद दिलाता है कि ह्यू ने पिछले 1 साल से अपना बिल नहीं भरा और उसका बिल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसी रात जिनसुन ने ह्यू को थोड़ा समझाने की कोशिश की। जिनसुन जानता था कि ह्यू के फॉलोअर्स सिर्फ उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उन सबको फ्री का खाना खिलाता था। जिनसुन चाहता था कि ह्यू अपने खर्च करने की आदतों में थोड़ा सुधार करे, लेकिन ह्यू को उसकी बात पसंद नहीं आई। उसके हिसाब से जिनसुन कंजूस था। अगले दिन ह्यू अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी किन से टकराया। वो अकेला आदमी था जिसके साथ अभी तक उसका मुकाबला नहीं हुआ था। क्योंकि उसने भी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा रखा था, इसलिए बहुत से लोग किन को मार्शल आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन दोनों के बीच एक मामूली सा झगड़ा हो गया, जिस वजह से ह्यू की ईगो हर्ट हो गई। वो अपना गुस्सा अपने शिष्यों पर निकालने लगा, वो भी ट्रेनिंग के वक्त उनकी पिटाई करके। रात में ह्यू के एक फॉलोअर को स्ट्रेचर पर लाया गया। पता चलता है कि किन ने किसी वजह से उसकी पिटाई की थी। ह्यू के हिसाब से किन ने ऐसा गुस्से और जलन में आकर किया था। जिनसुन के रेस्टोरेंट में किन और उसका परिवार किन का बर्थडे मना रहे थे। तभी ह्यू अपने आदमियों के साथ वहां पर आ गया और पास की टेबल पर बैठकर शराब पीने लगा। किन ने उसे आज रात के लिए अपने झगड़े को अलग रखने को कहा, क्योंकि उसका परिवार भी वहां पर था, लेकिन ह्यू पीछे हटने के मूड में नहीं था। जिनसुन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसने गुस्से में आकर जिनसुन से भी अपनी उम्र भर की दोस्ती तोड़ ली। अब ह्यू और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने किन को मुकाबले के लिए चुनौती दी और कहा अगर वो चुनौती स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसके सामने अपने घुटने टेक दे। सभी लोग अपनी सेफ्टी के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उनके बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ही मार्शल आर्ट्स में माहिर थे, पर जब ह्यू के ऊपर गुस्सा सवार हुआ तो वो लड़ाई के नियमों को भूल गया। उसने किन को बुरी तरह थका दिया था और फिर उसने आखिर में किन की छाती पर एक जानलेवा मुक्का मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब ह्यू वापस घर लौटा तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी माँ की लाश पड़ी थी। किन के फॉलोअर्स ने ह्यू से बदला लेने के लिए उसकी माँ को मार डाला था। ह्यू अपनी माँ की मौत का शोक मनाते हुए रो ही रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी बेटी भी घर पर ही थी। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, जहाँ उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। खून में लथपथ वो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
उसके हाथ में एक छोटा सा पाउच था जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। इस मोमेंट पर ह्यू पूरी तरीके से टूट चुका था। जैसे ही वो घर से बाहर आया तभी उसके शिष्य वहां गए। उन्होंने बताया कि किन ने जिसे पीटा था उसने किन की बीवी के साथ बदतमीजी की थी। अपनी बीवी के आत्मसम्मान के लिए उसने ह्यू के शिष्य की पिटाई की थी, न कि गुस्से या जलन में। ह्यू दुख, दर्द और पीड़ा से भर गया। उसे अपने जीने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। वो तिनजियान से जाने वाले पहले जहाज में चढ़कर एक कोने में लेट गया। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ये जहाज उसे कहां पर ले जाएगा। ह्यू अगले 6 महीने तक सड़कों पर ही भटकता रहा। जब उसे लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने सही वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। वे लोग उसे अपने कबीले में ले आए और उसकी खूब सेवा की। होश में आने के बाद भी वो किसी से बात नहीं कर रहा था। मून नाम की एक लड़की उसका ख्याल रख रही थी। उसे डर था कि ह्यू कभी भी बेड से नहीं उठेगा, लेकिन मून की अनुभवी दादी का कहना था कि समय के साथ इसके भी घाव भर जाएंगे। एक दिन मून को लगा कि ह्यू के बाल बहुत बड़े हुए हैं। उसने ह्यू को बाल कटवाने के लिए कहा। वो कई दिनों बाद बिस्तर से उठा और लड़की के साथ नदी पर गया, जहाँ पर मून ने उसके बाल काटने में उसकी मदद की। दाढ़ी कटवा के ह्यू बाबा से बाबू बन गया। अब वो उनके कबीले का हिस्सा बन चुका था। ह्यू खेती में मदद करने लगा, साथ ही साथ वो खाना बनाने में भी हाथ बटाता था। 1 साल बीत गया। ह्यू और मून एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन उनके कबीले का एक बच्चा दूसरे कबीले की गाय चुराते हुए पकड़ा गया। दादी माँ और मून ने दूसरे कबीले के मुखिया से कई बार माफी मांगी, पर वो बच्चे को माफ करने के मूड में नहीं था, बल्कि उनके ट्रेडिशन के हिसाब से बच्चे की कुटाई होनी थी। ह्यू ने कहा कि बच्चे की जगह मेरी कुटाई कर लो, लेकिन बड़ों के लिए नियम कुछ अलग थे। ह्यू को सजा के तौर पर सामने वाले कबीले के सरदार से लड़ना होगा। हालांकि ह्यू कुछ ही देर में उसके तोते उड़ा सकता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और पावर से किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था। इसलिए शुरू में तो उसने खुद का बचाव भी नहीं किया, लेकिन दादी माँ से थोड़ी मोटिवेशन मिलने के बाद वो कम से कम अपना बचाव करने लगा। सजा का समय खत्म हो रहा था और सरदार अभी तक ह्यू को छू भी नहीं पाया था। उसने अपनी हार कबूल कर ली। अगले दिन ह्यू, मून और कबीले के कुछ बच्चे साथ में बैठे हुए थे। बच्चे ह्यू से कुंफू सीखना चाहते थे, पर ह्यू ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि असीम शक्ति लोगों को क्या से क्या बना सकती है। वो चाहता था कि यहाँ के लोग जैसे अपना जीवन जी रहे हैं वैसे ही जिए, शांति के साथ। बच्चों ने अपने भोलेपन में कहा कि ह्यू और मून साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बात को दोनों ने अनसुना करने का दिखावा किया। अंदर से तो मन में लड्डू ही फूट रहे थे। एक दिन मून अपने माता पिता की कब्र पर जाती है, जिससे ह्यू को भी अपने माता पिता और बेटी की याद आ गई, जिसे वो मरने के बाद छोड़ आया था। अब जबकि उसकी दिमाग की हालत पहले से बेहतर थी, तो वो वापस घर लौटना चाहता था, ताकि वो अपनी बेटी की कब्र पर जाकर उससे माफी मांग सके। जब उसने मून को अपने प्लान के बारे में बताया, तो मून ने उसे खुशी खुशी इनकरेज किया। ह्यू ने जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा किया और मून को उसका इंतजार करने के लिए कहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने शहर तिनजियान पहुंच चुका है। ये जगह पहले जैसी नहीं रही थी। क्वीन साम्राज्य के पतन के बाद कुछ बड़े देशों ने चाइना पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। उसके शहर तिनजियान को भी कॉलोनाइज कर लिया गया था, जिस वजह से बहुत से विदेशी यहाँ रहकर उनकी संस्कृति का पतन करने लगे थे। ह्यू अपने घर गया, जो अब एक पुराना जर्जर मकान मात्र रह गया था। परिवार के सेवक लाइफू ने उसका स्वागत किया और अपनी पूरी कोशिश की चीजों को वैसा ही रखने की जैसी वो पहले थी। ह्यू के जाने के बाद लेनदारों के एक झुंड ने पैसे की तलाश में पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। ह्यू अपने परिवार की कब्र पर गया और उसने अपने पिता से माफी मांगी। आखिरकार वो समझ गया था कि उस दिन उसके पिता ने वो जानलेवा वार क्यों नहीं किया, जबकि वो ऐसा करके शहर के सर्वश्रेष्ठ कुंफू मास्टर बन सकते थे। इसके बाद वो किन के परिवार से माफी मांगने गया और किन को इज्जत देते हुए ह्यू ने उसके सामने अपना सर झुकाया। शहर में थोड़ा घूमने के बाद उसे पता चला कि हरकुलिस ओब्रायन नाम का एक रेसलर चीनी लोगों को मुकाबले के लिए चुनौती दे रहा था। हरकुलिस अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा था। चीनी विरासत को बचाने के लिए ह्यू उसे चुनौती देना चाहता था, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त जिनसुन के पास गया और जो कुछ भी सालों पहले हुआ था उसके लिए उसने जिनसुन से माफी मांगी। ह्यू ने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख लिया था। जब जिनसुन को पता चला कि उसे पैसे की जरूरत क्यों है, तो उसने अपने असिस्टेंट के हाथों ह्यू को पैसे दिलाने में ज्यादा देर नहीं की।
अब हरकुलिस और ह्यू आमने सामने थे। किसी को भी पहली नजर में यही लगेगा कि ह्यू जैसा दुबला पतला आदमी अपने से दुगने साइज के आदमी के सामने कैसे टिक पाएगा। मैच शुरू होने से पहले ह्यू ने अनाउंसर से रिक्वेस्ट करी कि मैच ईमानदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए। भाषा के गैप का फायदा उठाते हुए अनाउंसर ने हरकुलिस को भड़का दिया। मुकाबला शुरू हो गया और ह्यू ने शुरुआत में ही अपनी पकड़ बना ली। धीरे धीरे मुकाबले का रोमांच बढ़ता जा रहा था। तभी ह्यू ने हरकुलिस की जान बचा ली। एक ईमानदार खिलाड़ी की तरह हरकुलिस ने अपनी हार कबूल कर ली। ह्यू इस मुकाबले के बाद फेमस हो गया था। इसके बाद वो शंघाई में जिनसुन से मिला। जिनसुन चाहता था कि वे एक एथलेटिक एसोसिएशन बनाए जहां पर वो चाइनीज बच्चों को कुंफू की कला सिखा सके। इस तरीके से वे विदेशी दबाव में भी अपने कल्चर को बचा सकते थे। इसी बीच कुछ विदेशी अधिकारी चीनी लोगों में ह्यू की बढ़ती हुई लोकप्रियता से नाखुश थे। उन्हें डर था कि विदेशी लड़ाकों के खिलाफ ह्यू की लगातार हो रही जीत से चीनी लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध न कर दे। तभी उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि अगले मैच में ह्यू की हार हो, उन्होंने उसके खिलाफ एक ही दिन में 4 विदेशी लड़ाकों से मुकाबले का प्रस्ताव रखा। जापानी प्रतिनिधि मिस्टर मीता ने इस बार ह्यू को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा किया, ये जानते हुए कि उसे हराने की ये सिर्फ एक चाल है। फिर भी ह्यू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मुकाबले से एक दिन पहले वो अपने प्रतिद्वंदी जापानी चैंपियन तनाका से मिला। उन्होंने साथ में चाय पी। तनाका भी ह्यू की तरह एक ईमानदार खिलाड़ी था। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुकाबले का दिन आ गया। ह्यू को पहले 3 लड़ाकों से लड़ना पड़ा। वे लड़ाके ह्यू के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। ह्यू तीनों को हराने में कामयाब रहा। आखिर में उसके सामने तनाका आता है। तनाका ने उससे माफी मांगी क्योंकि ये मुकाबला उसकी नजर में गलत था। उसने ह्यू से मुकाबले को रद्द कराने के लिए भी पूछा, मगर ह्यू को इस मुकाबले से कोई शिकायत नहीं थी। पहला राउंड शुरू हो गया। वे लड़ाई के लिए अपने पसंद के हथियार चुनते हैं। ह्यू ने सेंगी गन को इस्तेमाल किया, वहीं तनाका ने लड़ाई के लिए एक तलवार चुनी। लड़ाई शुरू हो गई। मुकाबले के बीच में गलती से उनके हथियार बदल गए। तनाका सेंगी गन चलाने में अच्छा नहीं था, इसलिए ह्यू ने ईमानदारी से हथियारों को बदल लिया। पहला राउंड एक ड्रॉ रहा। अगले राउंड से पहले आराम करते हुए ह्यू चाय पीने लगा जिसमें मिस्टर मीता ने जहर मिला रखा था। मिस्टर मीता उसे किसी भी तरह से हारता हुआ देखना चाहता था। दूसरा राउंड शुरू होते ही ह्यू को चक्कर आने लगे। मुकाबला शुरू ही हुआ था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। ह्यू की सुरक्षा के लिए तनाका ने मैच रोकने की मांग करी, लेकिन जब ह्यू को पता चला कि उसे जहर दिया गया है तो उसने मुकाबले को जारी रखना ही ठीक समझा, क्योंकि वो तो वैसे भी मरने ही वाला था। पूरी तरह से थकने के बावजूद भी ह्यू ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तनाका की छाती में मुक्का मारा जिस टेक्निक से उसने किन को मारा था। हालांकि अपनी गलतियों से सीखकर इस बार उसने अपना मुक्का रोक लिया था, लेकिन तभी वो नीचे गिर गया। तनाका ने ह्यू को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ह्यू से मुक्का मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर में ह्यू ने अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ दिया। तनाका ने मिस्टर मीता को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम जापान देश के लिए कलंक हो। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि ह्यू की आत्मा कुंफू करते हुए मून के घर के बाहर पहुंच गई। मून दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आई। उसे ह्यू के आने का एहसास हो गया, बावजूद इसके कि वो देख नहीं सकती थी।